बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ला वासी पूर्व सांसद अपने चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है संसद के मानसून सत्र में विपक्षी गठबंधन की नाकामी। साथियों, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त 2023 तक चलना था, जिसमें कई विधेयकों को पारित होना था और उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा दिल्ली सेवा विधेयक। यह विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया, परंतु राज्यसभा में इसे पास कराने के लिए मत विभाजन हुआ और एनडीए के मजबूत प्रबंधन ने विधेयक को 102 के मुकाबले 131 वोटों से पारित करा लिया और विपक्षी गठबंधन इंडिया विधेयक रोकने में नाकाम रहा। जबकि कांग्रेस ने बीमार 92 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को भी व्हील चेयर पर सदन में बैठाए रखा था। संसद के आरंभ से ही विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने यह मन बना लिया था कि मणिपुर के मुद्दे पर संसद ठप करनी है। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के इस मंसूबे को भांप गए थे, इसीलिए संसद के दोनों सदनों में नहीं आए। चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, केवल 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने आए थे। वास्तविकता तो यह है कि जो राजनीति में दिखाई देता है वह होता नहीं है और शायद इसीलिए विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लेकर आईं। इसी तरह सन 2018 में भी विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थीं, जो भारी मतों से गिर गया था और तब भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2023 में फिर अविश्वास प्रस्ताव लाना और वह सरस्वती वाक्य सही साबित हुआ। और अब मोदी जी ने फिर एक बार कहा है कि इसी तरह 2028 में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना। विपक्षी पार्टियों ने 17 दिन तक संसद सुचारू रूप से नहीं चलने दी। आखिरी के 3 दिनों में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, परंतु विपक्षी पार्टियां उसमें भी मोदी जी को घेरने में नाकाम रहीं। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने वालों की सूची बनाई। उसमें पहले नंबर पर राहुल गांधी का नाम था, परंतु बाद में उसे काट कर 1 नंबर पर श्री तरुण गोगोई का नाम कर दिया। सबसे अजीब बात सामने तब आई जब अधीर रंजन चौधरी, जो कि संसद में नेता विपक्ष हैं, उनका बोलने वालों की सूची में नाम ही नहीं था, जिन्हें बाद में माननीय अमित शाह जी अपनी पार्टी के सांसदों के लिए निर्धारित समय के कोटे में उनसे बुलवाया। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद ये पहला मौका था जब उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बोलना था, जिसको सुनने के लिए लोगों में उत्सुकता थी। राहुल गांधी पहले दिन तो नहीं बोले, परंतु दूसरे दिन के अपने मात्र 37 मिनट के भाषण में सभी को निराश किया और भारत माता की हत्या जैसे शब्दों का उनके द्वारा प्रयोग अत्यंत दुखद रहा। भारत माता की हत्या तो भारत के बंटवारे के समय हुई थी, जब लगभग 10 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी और 30 लाख परिवार बेघर हो गए थे। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्षी नेताओं, खासकर राहुल गांधी को अपनी बात सार्थकता से रखने के लिए संसद का मंच मिला हुआ था, परंतु राहुल गांधी ने अपने प्रशंसकों के साथ साथ आलोचकों को भी मायूस किया और उनका भाषण प्रभावहीन रहा। उनके भाषण में देश की समस्याओं की चर्चा कम, बल्कि प्रधानमंत्री के प्रति इस परिवार के अंदर कितना द्वेष भरा है उसकी झलक ज्यादा थी। यह सच है कि मणिपुर के हालात अच्छे नहीं हैं और महिलाओं के साथ हुए सलूक किसी भी तरह स्वीकार नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वहां भारत माता की हत्या हुई है। राहुल गांधी का कहने का मतलब तो यही था कि सरकार ने भारत माता की हत्या कर दी। अरे राहुल गांधी के भाषण से तो यह साफ पता चल रहा था कि उसमें भारत के संस्कृति की समझ नहीं है। राहुल ही नहीं बल्कि विपक्ष के किसी भी नेता का भाषण प्रभावशाली नहीं था जो सरकार को किसी मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर सके। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी श्री शेखर गुप्ता, एडिटर इन चीफ इंडियन एक्सप्रेस के उस सुझाव पर अमल कर रही थी जो उन्होंने एक कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी को दी थी कि आप मोदी जी की छवि को जितना धूमिल कर सकते हो उतना करिए, उनकी आलोचना खूब करिए, नहीं तो जिस प्रकार की योजनाएं लेकर वो चल रहे हैं 2024 के आम चुनाव में आप कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। हो सकता है कि उनके इस सुझाव के अनुसार ही कांग्रेस पार्टी बिना तैयारी के अविश्वास प्रस्ताव लेकर आनन फानन में आई और उनके नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का प्रयास हुआ, परंतु पासा उल्टा पड़ गया और एक बार फिर विपक्ष ने थाली परोसकर मोदी जी के हाथों में दे दी।
अविश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष ही के लिए नहीं अपितु विपक्ष के लिए भी ऐसा मौका लेकर आता है जो संसद के माध्यम से पूरे देश को अपने विचारों से प्रभावित कर सकता है। हमें याद करना चाहिए कि 1996 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिवसीय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तब माननीय अटल जी की सरकार भले ही गिर गई थी, परंतु उनके बहस ने अटल जी की लोकप्रियता कई गुना बढ़ा दी थी और उनका वह भाषण इतना लोकप्रिय हुआ है कि आज भी लोग विभिन्न माध्यमों से उनके उस भाषण को सुनते रहते हैं। राहुल गांधी जी कुछ ऐसा ही कर सकते थे, परंतु उन्होंने हाथ आए अवसर को गंवा दिया। पूरी बहस का निचोड़ यह रहा कि विपक्ष सरकार के खिलाफ न कोई ठोस आरोप लगा पाया और न ही घेरने में कामयाब हो सका। कांग्रेस कोई मजबूत रणनीति नहीं बना सकी। कांग्रेस को चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनती और उनके उस पर स्पष्टीकरण मांगती, परंतु उसे सदन छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। विपक्ष को पहले से ही ये पता था कि उसका अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, लेकिन उसका सामना न करना और सदन छोड़कर चले जाना एक और बड़ी राजनीतिक चूक थी। राजनीति में सुनने और सुनाने की समझ होनी चाहिए। विपक्ष की बातों को सत्ता पक्ष ने धैर्य से सुना तो विपक्ष को भी बहिर्गमन की जगह सदन में बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनना चाहिए था और यदि कुछ अनुचित लगता तो उसका स्पष्टीकरण लेना चाहिए था और एक स्वस्थ राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देना चाहिए था। अविश्वास प्रस्ताव पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी व माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने चर्चा में जिस तरह का रवैया दिखाया उसमें भावी चुनाव की झलक दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी के बोलने के बाद अमित शाह जी ने तर्कपूर्ण ढंग से मणिपुर के दंगों की हकीकत को सदन में रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखते हुए यह साफ कर दिया कि विपक्षी पार्टियों को मणिपुर की हिंसा से सहानुभूति नहीं है, बल्कि वह इसके बहाने सत्ता पाना चाहते हैं। माननीय मोदी जी ने मणिपुर के अतीत में जाकर मणिपुर की समस्याओं के लिए श्री नेहरू को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि नेहरू जी ने ही नेफा क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। श्री मोदी जी ने समाजवादी सोच के लोगों को भी लोहिया जी के जरिए चोट पहुंचाने का काम किया। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मोदी और माननीय अमित शाह जी को घेरने की कोशिश की, परंतु उल्टे मोदी जी और अमित शाह जी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर इस मौके का भरपूर लाभ उठाया। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष का जिस तरह का प्रदर्शन रहा उससे तो ऐसा लगता है कि विपक्ष ने एक बार फिर थाली परोसकर सत्ता पक्ष को दे दिया, जिसे सत्ता पक्ष ने दोनों हाथों से लपक लिया और उसका भरपूर लाभ उठाया और विपक्ष को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कराएं। आपका अनिल शुक्लावासी।